आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, इसमें जो बातें डिस्कस करने की हैं वो कम ही है, ज्यादातर मैं पास्ट पेपर ही करा के मैं वही उसी तरीके से ही बात क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा और फाइनल करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इतनी ज्यादा मैं इसकी लंबी स्लाइड नहीं बनाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई खास डिस्कशन ये पॉइंटर्स नहीं है। ठीक है, कुछ बातें हैं वो हमें देखनी है, बाकी हमारा सब कुछ हम पास्ट पेपर में सीखेंगे। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और हमने जो है वो ये देखा था कहाँ पे, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में वो अक्सर पूछते हैं डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग है, मैग्नेटिक फ्लक्स खुद अलग है, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एक और चीज हम अभी पढ़ेंगे वो अलग है। ठीक है, लेकिन एक जरा मसला है सीआई वालों के साथ, वो ना बच्चों को सही तरह से पास पेपर में पूछते नहीं है चीजें, तो वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो मैं बताता हूँ क्या है क्या मसला। अच्छा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स होती है कलेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है जी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। क्या मतलब है इस बात का भाई? जो हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये मैं कहता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द पेज एंड ऑल ऑफ दैट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी, अगर उनकी कलेक्शन ले लूं, ठीक है, तो बेसिकली वो एक बना रही होती है आपके लिए एक मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो इनकी कलेक्शन है इनको मैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलूं। मसला क्या है ये आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। सीएआई वालों को, सीआई वाले जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कुछ और चीज बोलते हैं। ठीक है जी, तो जब भी वो पूछेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ क्या है, तो हमें दूसरी चीज की डेफिनेशन लिखनी होगी, इसकी चीज की डेफिनेशन नहीं लिखनी होगी। ये सीआई वालों के साथ एक मसला है। अच्छा, असल में जो इस टॉपिक की जान है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स और लिंकेज। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? और ये चीज है जो सीआई रिगार्ड करता है एज मैग्नेटिक फ्लक्स। CAIE रिगार्ड्स दिस एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने आपको पढ़ाई है। और सीआई वाले जब भी आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेंगे तो वो ये वाली मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पूछ रहे, वो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पूछ रहे होंगे। ठीक है, सो सीआई रिगार्ड्स दिस एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, now what is magnetic flux linkage? Magnetic flux linkage is defined as, या defined as the product of, और जो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो वो आप इसकी डेफिनेशन दो तरीकों से लिख सकते हो। कैसे दो तरीकों से लिख सकते हो? एक तरीका ये है कि डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द परपेंडिकुलर cross sectional area of a loop of wire in that magnetic field। ठीक है, यानी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है इसका भी जो सिंबल है वो फाई है। फाई इज डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लूप ऑफ वायर इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। और हमेशा एक ही लूप ऑफ वायर होगा। सो परपेंडिकुलर, इस चीज को जरा जो है वो क्लियर करके आइएगा अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिख के आओ। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो दूसरी डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हो, और वो दूसरी डेफिनेशन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू, नहीं, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और फिर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लूप ऑफ वायर इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो या तो आपका एरिया ही पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो, और अगर एरिया परपेंडिकुलर ना हुआ हो आपकी फील्ड लाइंस के, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट कि भाई आपकी जो है वो दो तरीके हैं बेसिकली इसको डिफाइन करने के। सो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ताकि ये बात हम उधर ड्राइंग के साथ सीख सकें। सो दो तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। एक तरीका ये है कि सपोज करो भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। ठीक है जी, योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, और आपके पास एक लूप ऑफ वायर है जो ऐसे इनके अराउंड कंप्लीटली परपेंडिकुलर है। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय परपेंडिकुलर? बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट? सो ये जो आपकी प्रोजेक्शन आएगी, ये जो आपकी प्रोजेक्शन आ रही है, इनके साथ दिस शुड बी अब परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लाजमी।
ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आपको फाई को कैसे डिफाइन करना है, बी इंटू एरिया से डिफाइन करना है। और अगर ऐसा नहीं है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी, ये एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है। इफ दे आर थोड़ी सी टेढ़ी, तो आपको फिर थोड़ी सी अलग ख्वारी करनी पड़ेगी। और वो ख्वारी क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा विद दी एरिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकलेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो तो सारी यूं ही जा रही हैं, और अगर इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेडी है टू योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपका फाई कैसे डिफाइन होगा, वो होगा बी साइन थीटा इनटू एरिया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, राइट। सो इसके ऑपोजिट है, तो ये साइन थीटा से निकलेगा, अक्सर वो बेशतर साइन थीटा से निकलेगा, तो मैं यही वाला करवा रहा हूं सिर्फ, बी साइन थीटा इनटू एरिया आपका जो है वो ये इस तरीके से यू विल फाइंड आउट योर फाई। अगर तो टेढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फाई विल इक्वल टू बी साइन थीटा इनटू एरिया, और अगर तो सीधी है, दोनों चीजें परपेंडिकुलर है, तो फाई विल इक्वल टू बी इनटू एरिया। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स यहां तक, कोई बात समझने में? एक बच्चे को हो रही है प्रॉब्लम, वो हम एड्रेस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स तो सर ने हमें कटिंग इफेक्ट पढ़ाया है। अच्छा मेरा बच्चा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दी कटिंग इफेक्ट, क्योंकि मैं पहली दफा सुन रहा हूँ अपनी जिंदगी में कटिंग इफेक्ट, लेकिन इफ इट इज द सेम थिंग एज दिस, तो कटिंग इफेक्ट बेसिकली उन्होंने इस तरह से पढ़ाया है कि वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करना चाहिए। ठीक है जी, जब भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को आप कट कर रहे होगे, तो उसमें ये आप बेसिकली एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बनाते हो, एंड वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो बी इंटू एरिया से दिया जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने कुछ खास इतनी कोई खास डिस्कशन नहीं करी, बस कुछ फॉर्मूला बताया, कुछ बात बताई है, इसको दिमाग में रखो, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अगर आपके सर ने इसको कटिंग इफेक्ट बोल दिया है, तो कटिंग इफेक्ट लिख दो, लेकिन मेरे हिसाब से, मैंने जहां तक स्टडी किया और मार्क्सिंग भी पढ़ी है सारी बैठ के, तो मैंने कभी कटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जो है वो इस तरीके से है, एंड यस दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कटिंग द एरिया, डेफिनेटली दे मस्ट बी कटिंग द एरिया ऑफ द सिंगल लूप ऑफ वायर। अच्छा, ये जो चीज मैंने बनाई है, ये एक लूप ऑफ वायर है, दिस इज अ लूप ऑफ वायर। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और ये जो इसका एरिया जो आएगा, ठीक है जी, ये जो इसका एरिया आ रहा है, ये एरिया यहाँ पे ये चीज लिखा है, ठीक है, दिस एरिया, वो चीज ये रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, सिर्फ जैनब ने जवाब दिया था कि उनको यहाँ तक क्लियर है, बाकी सब बच्चे बताओ। प्रदीप, कुछ कंफ्यूजन हो रही है अभी भी? क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा हम इस बात पे कि क्या अगर आपको, ये तो आप बात कर रहे हो कि ये तो एक लूप ऑफ वायर है, अगर एक लूप ऑफ वायर नहीं हुआ, अगर 10-15 लूप ऑफ वायर हुए, 1000-2000 लूप ऑफ वायर हुए, तो फिर क्या करना है हमें? ठीक है, तो अगर ऐसी कहानी होती है, इफ यू हैव ऐसी कोई कहानी जहां पे फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि ये एक लूप ऑफ वायर नहीं था, या एक काम करते हैं यही वाले लेते हैं ताकि इसमें वो वाला पर्सपेक्टिव भी डिस्कस हो जाए। अगर ये एक लूप ऑफ वायर नहीं था, और ये बहुत सारे लूप्स ऑफ वायर्स हैं जो एक साथ आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, लूप ऑफ वायर का क्या मतलब है, वायर ऐसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं वायर खुला पड़ा हो, दोनों एंड उसके बंधे हुए होने चाहिए, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ लूप ऑफ वायर। ठीक है, इस बात को समझें। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं उसके लिए करूंगा कि अगर आपको फाई निकालना है n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो यू विल बी यूजिंग n इंटू दी फाई ऑफ वन टर्न। ठीक है जी, आपको पढ़ाया हुआ होगा, हो सकता है किसी ने पढ़ाया हो, NBA करें। ठीक है जी, उससे कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है और उससे चीजें खराब होती हैं। अगर कोई पूछ ले तो NBA हो जाएगा, वैसे तो अगर इसका अगर फाई वन जो है वो BA है, तो ये NBA हो गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं आपको जो सॉल्विंग करना सिखाऊंगा, वो आई विल बी टीचिंग यू थ्रू दिस मेथड। अगर आपको फाई चाहिए ऑफ n टर्न्स, तो आपको एक टर्न का फिर n से मल्टीप्लाई कर दो, फाई n टर्न्स आ जाएगा। ठीक है, एंड ये आपका वैसे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NBA बन जाएगा। ठीक है जी, और अगर साइन थीटा पे भी टिल्टेड है, तो ये NBA साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, अगर थीटा 0 हुआ तो साइन थीटा वैसे ही 0, सॉरी साइन थीटा अगर 90 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, NBA बन जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी दूसरी बात ये सवाल भी पूछा जाता है अक्सर और बेशतर। ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखें, दिस इज अ स्केलर मेजर्ड इन वेबर्स, वेबर्स। ठीक है जी, और वेबर्स जो है वो WB से लिखते हैं। कहने को चाहो तो इसको टेस्ला इंटू मीटर, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर बेसिकली वेबर्स है।
ठीक है जी। सो ये जो है वो एक डिस्कशन हमारी जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। अब आगे चलते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इस टॉपिक की जान, जो सेकंड जान है इस टॉपिक की, और उसके ऊपर एक और जान है, वो लेंजेस लॉ है। पहले हम जो है वो फैराडेज लॉ डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी भाई, फैराडे ने ये सारी मैग्नेटिज्म आपके लिए लिखी थी और उसने ये जो है वो एक लॉ आपको बताया है इंडक्शन के लिए। ठीक है जी, इंडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो मैग्नेटिज्म पढ़ी है इस चीज से अलग है। दिस इज इंडक्शन। अच्छा, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? वो ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, the rate of change of magnetic flux linkage of a conductor is directly proportional to the EMF induced across the ends of that conductor. So this is a very important statement. फैराडे ने बोला अगर आप एक कंडक्टर में यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ जनरेट करना चाहते हो तो वो ईएमएफ जो है वो कुछ सूरतों में डेवलप होता है, और वो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो ईएमएफ उसने वो बता दिया। उसने बोला भाई अगर आप एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फ्लक्स में घुमा रहे हो, कुछ ना कुछ किस तरह करके उसमें जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करना चाह रहे हो, तो एक शर्त पे इंड्यूस होता है, और वो ऐसे इंड्यूस होता है जब आपका ई जो है वो डी फाई बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज of that conductor. E is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage of that conductor. अब कुछ बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। फैराडे ने आपके लिए एक चीज आसान कर दी है, उसने बोला है हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, यानी इस बात से ये मतलब हुआ when there is no change in magnetic flux linkage, there will be no EMF. EMF किसी भी चीज में उस सूरत तक डेवलप नहीं होगा जब तक कि उसमें जो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज नहीं कर रहा हो, यानी ये बाकायदा डेल्टा फाई होना चाहिए और बाकायदा डेल्टा टाइम होना चाहिए। टाइम के हिसाब से द फाई मस्ट बी कंटिन्यूअसली चेंजिंग फॉर देयर टू बी एन ईएमएफ। अगर फाई किसी भी पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गया, जीरो है, तब भी ईएमएफ जीरो। अगर फाई कांस्टेंट हुआ है 2 पे तो 2 पे भी ईएमएफ जीरो आएगा। क्यों? बिकॉज E is directly proportional to d phi by dt. Phi must be constantly changing to for you to have an EMF, वरना EMF इंड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, सबको यहां तक ये लॉ समझ में आ रहा है? और इससे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक चेंज नहीं होगा तो तब तक हम कुछ कहानी आगे नहीं ले सकते। ठीक है, डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Okay, let's reinforce these little pointers, ठीक है, by understanding some key things. And ये कहते हैं कि I am giving you this magnetic flux, ठीक है जी, ये आपकी एक magnetic flux है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है। एंड लेट्स टेक आई एम गिविंग यू कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, ये एक लूप ऑफ वायर है, ठीक है, जो इसमें एक वायर का लूप है एंड ये इस तरह से रखा हुआ है इसमें, एंड मैंने इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट करा हुए हैं, मैंने इसके अक्रॉस जो है वो एक वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है हम वो रीड कर सके। ठीक है जी। अच्छा, अभी फिलहाल ये जो लूप ऑफ वायर है, दिस लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इस तरह से अभी फिलहाल इसमें रेस्ट पे है, दिस इज एट रेस्ट। तो यूजिंग Faraday's law of induction, will there be any voltage being developed in a resting and a constant magnetic flux, यानी ये constant phi है, इसका constant बीटा है, and there should be no, जब भी कोई चीज रेस्ट में होगी with respect to your magnetic फील्ड लाइंस, ठीक है, तब उसमें ये वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज आपका ईएमएफ जो है वो जीरो होगा। देयर मस्ट बी चेंज। अच्छा, अब इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि चेंज किस किस तरीके के हो सकते हैं और कैसे कैसे यू कैन हैव दोस चेंजेस कम अबाउट। अच्छा, एक तो चेंज है कि जो अगर चीज जो है वो रेस्ट पे रखी हुई थी
तो वो तो वैसे ही उसने ईएमएफ नहीं इंड्यूस करना है ना। लेकिन अगर मैं उस चीज को, उसी चीज में आई स्टार्ट मूविंग इट, तो तब ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये रेस्ट जरा हटा लेते हैं एंड ये हटा लेते हैं एंड लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर। अब ये हो रहा है कि मैं इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैं इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे लेके जा रहा हूं। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग इट यूजिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड आई एम ट्राइंग टू मूव इट थ्रू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जब ये वायर मैग्नेटिक फ्लक्स में घुसेगा, यानी व्हेन इट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, तब चेंज प्रोड्यूस हुआ। क्यों? बिकॉज बाहर तो जीरो है मैग्नेटिक फ्लक्स, अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ना कुछ आया। तो फॉर द टाइम पीरियड जब ये इसके अंदर घुस रहा है, फॉर द टाइम पीरियड व्हेन इट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, यू विल हैव सम फॉर्म ऑफ वोल्टेज, कोई ना कोई वोल्टेज होगा। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू फॉर हमारी पर्सपेक्टिव समझने के लिए आई एम गोइंग टू से दैट इज अ पॉजिटिव वोल्टेज। जब ये पूरा का पूरा लूप ऑफ वायर इसके अंदर घुस चुका होगा, व्हेन इट विल बी इंसर्टेड इनटू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं इस डायग्राम को सही तरह से पूरा पूरा बना ही लेता हूं। ठीक है जी, और अगर ये लूप ऑफ वायर कंप्लीटली इसके अंदर आ चुका है एंड इट इज स्टिल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये फिर भी वेलोसिटी कांस्टेंट से नीचे जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स में आ चुका है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, यानी ये जो हिल भी रहा है, अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज स्टिल गोइंग डाउनवर्ड्स, बट इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो लिंकेज है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। डेल्टा फाई क्या बोलूं, डेल्टा फाई तो पूरी एक इस क्लस्टर के लिए लोकलाइज हो गया, इसका एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, इसका एरिया भी कांस्टेंट है। जब वो पूरा का पूरा एरिया इसमें आ चुका है, तो डेल्टा फाई कैसे होगा? देयर इज नो डेल्टा फाई, जीरो डेल्टा फाई आ रहा है। तो जब ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स में घुस चुका है, तो इसका एरिया भी कांस्टेंट हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट हो गई है। सो देयरफॉर देयर शुड बी नो वोल्टेज, इसमें आपको वोल्टेज मिलेगा जीरो। देयर शुड बी नो वोल्टेज। सबको ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा, एमन समरी ये है कि हम डिस्कस कर रहे थे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है? वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो आपको ईएमएफ जो चाहिए है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो उससे बाद जरा एक बात ये समझ में आती है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तब तक कोई ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है, तो इवन फॉर एग्जांपल अगर आपका फाई जीरो था, अगर आपका फाई जीरो था, ठीक है, तब तो जीरो ईएमएफ जीरो ही होगा। लेकिन अगर आपका फाई टू भी हो गया, ठीक है, तो टू पे अगर कांस्टेंट आ गया है तब भी ईएमएफ जीरो होगा। देयर मस्ट बी कॉन्स्टेंटली बीइंग अ चेंज, यानी 0 1 2 3 4 5 बढ़ता रहना चाहिए, या तो कम होना चाहिए, या तो 0 1 2 इसमें ही ऑसिलेट करना चाहिए। किसी ना किसी तरह यू नीड टू कीप द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंजिंग। जब तक चेंजिंग होता रहेगा ये, तब तक आपको ईएमएफ एक मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली ये बात थी, और ये बात हम करना शुरू करें भाई। अगर फ्लक्स में अगर मैं एक कॉइल ऑफ वायर ऐसी रेस्ट पे छोड़ दूं, तो क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं कर रही है, कांस्टेंट बीटा है, इसका एरिया भी कांस्टेंट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स में है, तो वोल्टेज इसमें जो इंड्यूस होगा वो जीरो ही होगा, ईएमएफ जीरो ही होगा। इसमें हम क्या बात कर रहे थे? इसमें ये बात कर रहा था कि मैंने अब जो है वो इस कॉइल ऑफ वायर को एक कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू मैं जो हूं वो इसको डाउन दी मैग्नेटिक फ्लक्स लेके जा रहा हूं। सो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसको डाउन दी मैग्नेटिक फ्लक्स लेके जा रहा हूं। तो जब जैसे जैसे ये इंसर्ट होता जाएगा इनटू दी मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे जैसे इसका ज्यादा से ज्यादा एरिया इंसर्ट होता जाएगा, क्योंकि अब एरिया चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बिकॉज ऑफ इट्स एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज कर रही होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज कर रही है, तो फिर क्या होना चाहिए? देन देयर शुड बी एन ईएमएफ। तो जब तक ये कॉइल पूरा का पूरा इंसर्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तब तक इसमें एक ईएमएफ बनता रहेगा। ठीक है, लेकिन जब ये पूरा का पूरा कॉइल जो है वो अंदर आ चुका होगा, पूरा का पूरा इंसर्ट हो चुका होगा, तो अब देखो इसका एरिया भी कांस्टेंट, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, सॉरी, जो आपकी जो बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है बी इंटू एरिया। ठीक है, एरिया भी कांस्टेंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स में है। अब चाहे ये नीचे मूव भी कर रहा है, इवन इफ इट इज स्टिल मूविंग डाउनवर्ड्स, बट अब पूरी की पूरी फील्ड में सबमर्ज्ड है, तो अब इसका एरिया भी चेंज नहीं कर रहा, और ना ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर रही है। तो उस हिसाब से फाई जो है वो कांस्टेंट आ गया। फाई जब कांस्टेंट आ गया, तो आपका ऑटोमेटिकली ईएमएफ जीरो हो जाएगा।
ठीक है। सो व्हेन यू आर कंप्लीटली इन द फील्ड एंड स्टिल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए और फिर अब डिस्कस करते हैं कि ये कॉइल मूव करता हुआ, दिस हैज नाउ कम आउट थ्रू द अदर साइड। ठीक है, अब ये बाहर आ गया है दूसरी साइड से, तो और अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, अब पहले ये था एरिया बढ़ रहा था, राइट, अब एरिया कम हो रहा है, जैसे जैसे बाहर निकल जाएगा इसका एरिया, जो एरिया अंदर सबमर्ज्ड है इनटू द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज डिक्रीजिंग। तो उस हिसाब से अब दोबारा आपका जो है वो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होना शुरू हुआ है, एंड देन यू शुड बी हैविंग अ वोल्टेज ओवर हियर एज वेल। ठीक है, आपको एक वोल्टेज भी इधर मिलेगा। मैं उसको अभी फिलहाल नेगेटिव वी लिख रहा हूं, ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि ये नेगेटिव वी क्यों होगा। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी बात, ना ही इसको इस तरह समझेगा कि भाई एरिया डिक्रीज कर रहा है तो वी माइनस वी एरिया इंक्रीज, नहीं ऐसा नहीं है, ये किसी और चीज से लिंक है। इसको बस दिमाग में रखिए, अभी सिर्फ बात अपने दिमाग में रखिए कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, जब आप इंसर्ट कर रहे हो और जब आप निकाल रहे हो, तब वोल्टेज इंड्यूस होगा। जब आप पूरा का पूरा फील्ड में हो और हिल भी रहे होगे ना, फिर भी तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, गिवन दैट योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स में ही मैं इसको ऊपर नीचे करना शुरू कर दूं, तो फिर चेंज करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये है कि इसको इंड्यूस अगर करना हो ईएमएफ, तो यू मूव इट थ्रू अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तीसरा तरीका जरा जो है वो भी समझ ले, तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका ये है कि यू गेट दिस थिंग, एंड इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका ये होगा कि आप इसको यू स्टार्ट रोटेटिंग इट। ठीक है, अब आप इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ा हुआ आपने, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन यू गिव इट अ रोटेटरी मोशन, आपने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि आपको पता नहीं रहते, ये लिख के आनी होती है पास्ट पेपर से। अगर आप इसको रोटेट करना शुरू कर दोगे, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंज करना शुरू कर जाएगी। सो अगेन यू विल हैव अ वोल्टेज इंड्यूस, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, यू विल हैव अ वोल्टेज ओवर हियर। ठीक है, सो यू कैन इंड्यूस वोल्टेज थ्रू ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब ये इंसर्ट कर रहा है और जब ये लीव कर रहा है, तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। रोटेशन में जब तक रोटेशन हो रही है, तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती रहेगी, तो यू विल हैव अ वोल्टेज इंड्यूस्ड। तो ये तीन तरीके हैं वोल्टेज इंड्यूस करने के, ईएमएफ इंड्यूस करने के, अकॉर्डिंग टू फैराडे। कोई चौथा तरीका बता सकता है, किसी के दिमाग में कोई चौथा तरीका आ रहा है? एक तो ये था, अच्छा ये चौथा तरीका नहीं, दो तरीके बताए मैंने अभी। एक तरीका तो ये ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा तरीका रोटेटरी मोशन है। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द, इज देयर अ थर्ड मेथड टू डू, टू इंड्यूस एन ईएमएफ? स्विच ऑन एंड ऑफ, वेरी गुड प्रदीप। सो या तो ट्रांसलेटरी मोशन कर लो, या तो रोटेटरी मोशन कर लो, या एक और चीज कर सकते हो, और वो ये चीज कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो वेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आप किसी ना किसी तरह इसको कांस्टेंट भी नहीं रहने दो, अगर आप किसी ना किसी तरह इसको इसी को चेंज करना शुरू कर दो, तो जब इसको चेंज करोगे, जब तक ये चेंज कर रहा है, वैसे तो आपको पता है भाई फाई जो है वो बी ए है, तो अगर बी ही चेंज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इवन इफ द एरिया इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यू कैन ऑल्सो वेरी बी, दैट इज दी थर्ड तरीका। अब बी वेरी करने का हम तरीका देखेंगे, भाई बी वेरी कैसे किया जाता है, वो केस सिनेरियो टू केस सिनेरियो डिफरेंट होगा। ठीक है, बट आपके पास ये जो है वो तीन रास्ते हैं बनाने के लिए, ईएमएफ थ्रू रोटेटरी मोशन, और ये जो है वो पहला रास्ता है ईएमएफ थ्रू ट्रांसलेटरी मोशन। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड किसी को भी? सही है। सो ये भी हमारी एक अच्छी खासी डिस्कशन जो है वो खत्म हो गई है। एंड नाउ टूवर्ड्स द लास्ट थिंग जो थ्योरी में हमें पढ़नी है, कुछ प्रूफ्स वगैरह हैं, वो मैं आपको पास्ट पेपर्स में ही साथ साथ दिखाता रहूंगा, सॉल्व किस तरह कराने हैं वो करने हैं। लेकिन ये लास्ट चीज, सेकंड लास्ट चीज है जो हमें पढ़नी है, फिर लेफ्ट राइट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ के बस कहानी खत्म। अच्छा, लेंज़ेस लॉ। एक तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है, ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ा था, ये रट्टा लगाना था इसका, ये भी इसका ओ लेवल में रट्टा लगाना हुआ करता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अब जो है वो हम इसमें मैथ्स ऐड करेंगे। लेंज़ेस लॉ क्या कहता है? लेंज़ेस लॉ फैराडेज लॉ का एक और आगे का स्टेप है, फैराडे ने बताया था, लेंज ने आके बताया। लेंज ने आके बताया द ईएमएफ induced in a conductor is such that it opposes the change producing it. It opposes the change producing it. Very important. Producing it.
व्हाट डू आई मीन बाय दैट? भाई लेंस ने आके बोला, भाई लेंस ने आके आपको क्या बताया? लेंस ने आपको ये बताया कि भाई आपको ईएमएफ चाहिए है, तो वो डी फाई बाई डी टी तो है, लेकिन वो जो इंड्यूस होगा वो उल्टी हरकत करेगा। यानी जो आपका जो करंट इंड्यूस होगा या आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जो आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो ऐसे इंड्यूस होगा कि वो जो चेंज जो उसको बना रहा है उसको अपोज करेगा। तो लेंस ने आके बताया कि ईएमएफ इज जो है वो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। EMF is equal to minus d phi by dt. It will always oppose the change. ठीक है जी। तो ये बात बस अपने दिमाग में रखिएगा। लेंजेस ने फैराडे की आगे डिस्कशन कंप्लीट कर ली, और हमें जब भी ईएमएफ निकालना होगा तो मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, देन दी लास्ट थिंग ऑफ दिस, लास्ट थिंग क्या है? हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है जी। अब उसके कॉन्ट्रास्ट में इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होगा वो होगा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। काफी कम इस्तेमाल होता है, बट यू नीड टू नो द राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट हैंड फ्लेमिंग रूल और ये कब इस्तेमाल किया जाता है, इसको जरा समझे। नाउ इफ यू रिमेंबर योर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, सो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कब इस्तेमाल होता था वो जरा याद करो। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल तब इस्तेमाल होता था जब आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता होती थी, आपको क्या कहते हैं करंट भी पता होता था, एंड यू ट्राई टू वर्क आउट द फोर्स। यू वांटेड टू वर्क आउट कि फोर्स कैसी लग रही है एक पार्टिकल पे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है। तो द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फोर्स। उस केस सिनेरियो में लगता था जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट ऑलरेडी हुआ करते, यू हैड अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द करंट ऑलरेडी। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल वो लेफ्ट हैंड था, अब उसी का उल्टा ये राइट हैंड आया है। राइट हैंड क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ईएमएफ जो है वो उल्टा काम करता है, तो वो उल्टा काम राइट हैंड में आ जाएगा। ये जब भी आप कोई जब उस वक्त पढ़ते हुए कोई राइट हैंड लगाता था वो गलत डायरेक्शन में होती थी, वो आप ये लेंजेस लॉ कर रहे होते थे, ठीक है। तो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या बोलता है? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल बोलता है भाई ये भी आज भी ये भी फोर्स है, ये भी आज भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये आज भी करंट ही है। लेकिन राइट हैंड फ्लेमिंग रूल कब लगाओगे? वो तब लगाओगे जब आप फोर्स खुद लगा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है आपके पास, और आप करंट इंड्यूस करना चाह रहे हो, आप ईएमएफ इंड्यूस करना चाह रहे हो। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन यू आर इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, व्हेन यू इंड्यूसिंग अ करंट, ठीक है। सो द राइट हैंड फ्लेमिंग रूल वही चीजें हैं, फोर्स वही थंब है, पॉइंटर वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और करंट वही जो है वो आपका क्या कहते हैं मिडिल फिंगर है, ठीक है। बट दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड जब आप करंट इंड्यूस करना चाह रहे हो, यानी जब आप करंट ढूंढना चाह रहे हो, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट इंड्यूस हो रहा है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में करंट ऑलरेडी था, फोर्स बनती थी, ठीक है। सो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल इज यूज्ड फॉर इंडक्शन, यूज्ड व्हेन करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ये जो है हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पूरा इसी बात का है, किस बात का? कि करंट बन रहा है, ईएमएफ बन रहा है, चीजों को एक मैग्नेटिक फ्लक्स को वैरी करके करंट या ईएमएफ बनाया जा रहा है। तो जब आप करंट या ईएमएफ बना रहे हो तो यू विल बी यूजिंग राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। और उसमें क्या है? उसमें ये है कि आपका थंब जो है वो फोर्स है, ठीक है जी, और फोर्स जो है वो आप खुद लगा रहे हो, ठीक है जी। आप फोर्स जो है वो खुद लगा रहे होगे, फोर्स बोलो या इसको मोशन बोलो, ठीक है। आई एम गोइंग टू कॉल इट मोशन, फोर्स या मोशन जैसे भी बोलना चाहो। बस मोशन को याद रखो, बेहतर तो ये होगा, मोशन को याद रखो बस, फोर्स को नहीं, मोशन बेहतर है। सो थंब जो है वो मोशन आ गई आपकी। फिर आपका जो पॉइंटर है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पॉइंटर होना चाहिए है, और आपका जो मिडिल फिंगर है दैट इज योर क्या चीज? करंट, ठीक है जी, जो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा। सो दोनों चीजें डिफरेंट है। जब आप इंडक्शन की बात कर रहे हो तब राइट हैंड इस्तेमाल कीजिएगा, जब आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के लिए कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, जब आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, जब आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है, तो यू विल हैव टू यूज लेफ्ट हैंड, ठीक है जी। सो ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ दो तीन डेरिवेशन है, मैं आपको पास्ट पेपर में, पहला पास्ट पेपर को उसमें ही दिखा दूंगा। बाकी जो भी हमने पिछली क्लासेस से अब तक जो पढ़ा था, जो डेल्टा फाई निकालने का तरीका है, जो डेल्टा किसी भी चीज का निकालने का तरीका, और बाकी सारी चीजें, वो मैं आपको जरा अब क्लियर करना शुरू करूंगा। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक की डिस्कशन तक? एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर?